बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। किन्हीं तीन भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज ABC में तीन शीर्ष कौन से हैं बता सकते हैं आप? वह हैं बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। अब ये देखें कि तीन कोण कौन से हैं। कोण A, कोण B और कोण C। और तीन भुजाएं हैं AB, BC, CA। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में, उनकी सर्वांग समता के नियम के बारे में, उनके कुछ विशेष गुणों के बारे में और त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सर्वांग समता किसे कहते हैं। सर्वांग समता यानी सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हैं। आइए देखते हैं इन दो सिक्कों को। जब हम एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो हमें सिर्फ आगे वाला ही नजर आता है। अगर हम इनको उल्टा भी कर दें, अब जो सिक्का आगे है हमें वही नजर आ रहा है, पीछे वाला नहीं। इसी प्रकार अगर हम इन दो गीटियों को देखें, जब हम एक के ऊपर दूसरे को रखते हैं तो हमें आगे वाली गीटी नजर आती है, पीछे वाली नहीं। और जब इनको उल्टा कर दिया जाए तब भी आगे वाली नजर आ रही है और पीछे वाली नहीं। आइए देखते हैं इन दो सीडीज को। आपको एक ही सीडी नजर आ रही होगी आगे से, पीछे वाली नहीं। और अगर इस तरह से देखें, अब भी सिर्फ आगे वाली नजर आ रही है, यानी कि ये सारी वस्तुएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, समान आकार और समान साइज। तो आइए अब देखते हैं ये दोनों वृत्त। मेरे पास दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या बराबर है। अब मैं एक के ऊपर दूसरे को रख के देखती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेते हैं। हमें नीचे वाला वृत्त नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम हुए। तो इसका मतलब यदि दो वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। अब मेरे पास चार वर्ग हैं। मुझे कोई ऐसा वर्ग चाहिए जो पहले के सर्वांगसम हो। निश्चय ही दूसरा और तीसरा वर्ग इसके सर्वांगसम नहीं हो सकता। ये देखिए, ये बहुत छोटा है इसके मुकाबले। तो कोशिश करते हैं कि क्या चौथा वर्ग पहले के सर्वांगसम है। जी हाँ, ये पूरी तरह नीचे वाले वर्ग को आच्छादित कर रहा है, यानी ढक रहा है। और जब हम देख सकते हैं कि इसकी भुजा नीचे वाले वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी दो वर्ग तब सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजा बराबर हो। आइए अब हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज EFG, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज PQR और त्रिभुज MNR। मुझे एक ऐसा त्रिभुज चाहिए जो त्रिभुज ABC के सर्वांगसम हो। तो आइए कोशिश करते हैं इस त्रिभुज को यहाँ पर रखकर। आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज EFG छोटा है त्रिभुज ABC से, तो ये इसके सर्वांगसम नहीं हो सकता। अब हम कोशिश करते हैं XYZ के साथ। निश्चय ही ये भी सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज ABC के साथ। अब जरा त्रिभुज PQR को देखें। ये बहुत छोटा है त्रिभुज ABC के मुकाबले। अब कोशिश करते हैं त्रिभुज MNR के बारे में। आप देख सकते हैं कि जब हमने त्रिभुज MNR ABC के ऊपर रखा तो हमें नीचे वाला त्रिभुज नहीं दिख रहा, यानी ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। यदि मैं त्रिभुज MNR को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करती हूँ, तब ये सर्वांगसम नहीं है कि MC पर आए। आप जरा इस तरह से व्यवस्थित करके देखें, तब भी ये सर्वांगसम नहीं है। सिर्फ इसी स्थिति में जब M को A पर रखा जाता है, R को C पर और N को B पर,
तभी ये दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MNR त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है और M A के संगत है, N B के संगत है और R C के संगत है। बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि आप त्रिभुजों के नाम इसकी संगतता के अनुसार लिखें। बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, चाहे वे भुजाएं हों या कोण, और इसे संक्षेप में CPCT लिखते हैं। कक्षा 7वीं में हमने सर्वांगसमता के 4 नियम किए थे, SAS, ASA, SSS और RHS। इस अध्याय में हम उनकी दोहराई करेंगे और उन पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, हम 2 त्रिभुज लेते हैं। मैंने कुछ ऐसे त्रिभुज लिए हैं जिनकी एक भुजा बराबर है, यानी एक माप बराबर है। बाकी 2 भुजाएं हमने अलग अलग ली हैं। तो क्या लगता है, क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? निश्चय ही, ये बहुत छोटा त्रिभुज है इसके मुकाबले, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते। आइए अब 2 ऐसे त्रिभुज लेते हैं जिनमें एक और माप बराबर है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ऐसे त्रिभुज जिनका एक और माप यानी एक कोण बराबर है। तो दोनों में एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है और एक कोण 50 डिग्री का है। अब क्या ये सर्वांगसम होंगे? आइए जरा एक के ऊपर दूसरे को रख के देखें। बच्चों, ये भी सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले को पूरी तरह नहीं ढक रहा। तो हमने देखा कि यदि 2 त्रिभुजों में एक ही माप बराबर हो तब भी वो सर्वांगसम नहीं होते, और 2 माप बराबर हो तब भी वो सर्वांगसम नहीं होते। चलिए लेते हैं एक और उदाहरण। इस बार मैं कुछ ऐसे त्रिभुज ले रही हूँ जिनमें 3 माप बराबर हैं, 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण। अब अगर एक को दूसरे पर रखें, क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक रहे हैं? बिल्कुल, ये दोनों सर्वांगसम हैं। यानी अगर हमारे पास 2 ऐसे त्रिभुज हों जिनकी 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो, तब वे सर्वांगसम होते हैं। बच्चों, इसे SAS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता की पहली कसौटी है, यानी 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। इस परिणाम को इससे पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एक अभिगृहित के रूप में सत्य मान लिया गया है। आइए बच्चों, इस अभिगृहित पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दे रखा है एक चतुर्भुज ACBD। हमें ये भी दिया हुआ है कि AC और AD बराबर हैं। तो मैं इस चिन्ह द्वारा दिखा देती हूँ कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। हमें ये भी पता है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC यानी ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले के सर्वांगसम थे। तो आइए कोशिश करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हम कोई 3 ऐसे हिस्से ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपस में बराबर हों। तो बच्चों, आपको पहले से ही पता है कि AC जो है वो AD के बराबर है, ये दिए अनुसार है। हमें ये भी पता है कि कोण CAB बराबर है कोण BAD के, ये भी दिए अनुसार है। तीसरी भुजा या तीसरा माप कौन सा है जो बराबर है? बच्चों, जो AB भुजा है वो दोनों ही त्रिभुजों में है और AB खुद के तो बराबर ही होगी। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AB, क्योंकि ये समान भुजा है। तो बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में हमें 2 भुजाएं मिली जो बराबर हैं।
एक कोण जो बराबर है और एक ये भुजा भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि SAS नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के SAS नियम द्वारा। बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों के नाम लिखते वक्त आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब हम कहते हैं ABC, क्योंकि AB भुजा जो है वो AB के ही बराबर है, तो तीसरा बिंदु कौन सा बचा? C। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। प्रश्न लेकिन खत्म नहीं हुआ। प्रश्न में एक और चीज पूछी गई है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि BC और BD दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो ये बराबर होंगी CPCT द्वारा। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपना प्रश्न हल किया।